हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का भूगोल का टॉपिक चल रहा है, समीक्षा अधिकारी यूपी पीसीएस और भी अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए। तो हमने इसके पहले आपको जो है भारतीय मृदा के विषय में बताया था। अब मृदा के विषय में जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थीं जो परीक्षा में पूछी जाती, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उन सब क्वेश्चनों की मैंने चर्चा कर दी थी। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग जो उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। उसी श्रृंखला में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति। इसमें भी आपको वही चीज़ें बताई जाएंगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और इससे आपको अधिक तेज़ रिवीजन करने में भी आपको जो है मदद मिलेगी। और इससे जितने भी पॉइंट आपको बताए जाएंगे सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट बताए जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत सहूलियत होगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है प्राकृतिक वनस्पति। तो भाई हम प्राकृतिक वनस्पति पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मोटा मोटा हम लोगों को ये समझ में आ जाए कि प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। जब तक हम लोग ये नहीं जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, तब तक चीज़ों को जो है, जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके विषय में अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। देखिए प्राकृतिक वनस्पति में वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं। देखिए वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं। मानव की किसकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि जैसे आप अपने लॉन में देखिए, कहीं भी देखिए, तो मानव क्या करता है, पौधों को लगाता है। चाहे आम का पौधा लगाइए, चाहे कोई पौधा लगाइए, तो ये क्या करता है, मानव लगाता है, उसको सींचता है। लेकिन इसमें कह रहा है ऐसे पौधे जिसको मानव न लगाते हों, जिसको मानव द्वारा सहायता न मिलती हो, वो स्वतः उगते हों, जो स्वतः उगते हों और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हों। अर्थात जैसा प्राकृतिक पर्यावरण हो उसी हिसाब से जो है अपने आप को ढाल लेते हों। जैसे आप ये जान लीजिए कि नागफनी का पौधा है, मान लीजिए नागफनी का पौधा है। अब नागफनी का पौधा वहीं उगता है जहाँ पानी की कमी होती है। अब ये क्या है, एक प्रकार से जंगली पौधा है। तो ये क्या होता है कि ये ऐसे वातावरण में उगता है जहाँ पर जो है पानी कम होता है। दूसरा क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है। तो ये क्या होता है, नागफनी का पौधा ये क्या करता है कि अपने को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेता है। देखिए नागफनी के पौधे में ये इसकी पत्तियां, इसमें कांटे होते हैं। कांटे इसलिए होते हैं कि वाष्पोत्सर्जन कम हो। वाष्पोत्सर्जन इसलिए कम हो चूँकि वहाँ पर पानी कम होता है। तो जहाँ पर पानी कम है, गर्मी ज़्यादा है, वहाँ इस प्रकार के पौधे जो उगेंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, जैसा प्राकृतिक पर्यावरण होगा उसी हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसी प्रकार के पौधे को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। आइए एक बार मैं फिर से लाइन को बोल दे रहा हूँ कि प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है, वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं, जिसमें मानव की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार या अपनी आवश्यकता को प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो आपको ये मोटी मोटी बात समझ में आ गई, प्राकृतिक वनस्पति होता क्या है। जैसे जंगल होता है, जंगल में जो पेड़ पौधे उगते हैं उनको कहाँ मानव लगाने जाते हैं, तो वो सब प्राकृतिक वनस्पति में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं वनों के वर्गीकरण के विषय में चर्चा करते हैं। देखिए मोटे तौर पर जो वनों का वर्गीकरण होता है वो 5 प्रकार से किया गया है, जिसमें पहला कौन सा वन होता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं
अर्ध सदाबहार वन। दूसरे नंबर पे कौन सा वन आता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा कौन सा आता है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। और चौथा क्या है? बेलांचली या अनूप वन। और पांचवा क्या है? पर्वतीय वन। तो मोटे तौर पे वनों को जो है कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहले प्रकार के वन को देखिए, नाम से ही पता चल जा रहा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। जैसे आप ग्लोब को देखिए, ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 23 डिग्री कर्क रेखा, 23 डिग्री मकर रेखा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखिए यहीं पर पाए जाते हैं। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो और जहाँ पर हमेशा वन हरे भरे हों, वहाँ पर क्या होता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है। दूसरा क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती, पर्ण माने पत्ती होता है, जहाँ पत्ती गिरती हो, एक सीजन के बाद पत्ती गिर जाती हो, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया। तीसरा कौन सा वन आ गया? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। चौथा बेलांचली या अनूप वन अर्थात दलदली वन। और पांचवा क्या हो गया? पर्वतीय वन। इतने प्रकार के वनों का इतने प्रकार पे जो है वर्गीकरण किया गया है। अब हम आइए एक एक वनों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसको पहले आप लोग मैप में देख लीजिए। मैप में आप जब देखेंगे तो ये कश्मीर वाला क्षेत्र देखिए, भारत का जो ऊपरी क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा वन पाया जाता है? पर्वतीय वन पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पर्वतीय वन पाया जाता है। देखिए पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पूरा कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, आपका उत्तरांचल का प्रदेश, ये देखिए पर्वतीय वन वाला क्षेत्र है। दूसरा क्या है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश, असम वाला क्षेत्र है। ये आपका सिक्किम वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? पर्वतीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद क्या है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं? गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। आपसे मैंने चर्चा किया था। देखिए ये आपका क्या हुआ? राजस्थान का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र, देखिए गुजरात का क्षेत्र, आप इसको देखिए मैप में। यहाँ पर क्या है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। देखिए जहाँ ज़्यादा गर्मी होती हो, देखिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश कम होती हो, यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय कटीले वन है। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए उष्णकटिबंधीय क्या है? पर्णपाती वन। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एरिया कौन सा है? ये वाला देखिए, ये पूरा क्षेत्र आप देखिए, इधर यूपी वाला आ गया, बिहार वाला क्षेत्र हो गया। देखिए इधर आपका पूरा कुछ दक्कन वाला भी क्षेत्र आ गया, इधर कर्नाटक वाला भी क्षेत्र, कुछ तमिलनाडु वाला भी क्षेत्र। देखिए कितने बड़े एरिया में फैला हुआ, देख लीजिए आप लोग। ये कौन सा वन हो गया? ये हो गया हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए मध्य प्रदेश का भी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का भी क्षेत्र है, आपका थोड़ा झारखंड का भी क्षेत्र पड़ जाता है, इधर महाराष्ट्र का भी क्षेत्र पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसका मतलब है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का भारत में क्षेत्र ज़्यादा है। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन। उसके बाद आता है देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वाला क्षेत्र देखिए जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, गर्मी भी पड़े और ज़्यादा बारिश भी हो। देखिए ये देखिए मैं इसे कर दे रहा हूँ, इसको मैं दूसरे कलर से भी कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये देखिए ये क्या है हमारा? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ ज़्यादा बारिश होता हो। कहाँ कहाँ भारत में पाई जाती है? कि एक तो क्षेत्र ये हो गया, दूसरा क्षेत्र देखिए ये वाला हो गया, ये वाला क्षेत्र आप देखिए यहाँ पे। तीसरा क्षेत्र देखिए ये असम के नीचे वाला पोर्शन देखिए आप, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा,
ये सब देखिए यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। देखिए पूरा मैं इसको कलर भी कर दे रहा हूँ। देखिए ये जो है यहाँ पर ज़्यादा बारिश भी होती है और गर्मी भी होती है। जहाँ ज़्यादा बारिश और गर्मी होती है वहाँ पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अब आता है देखिए बेलांचली वन या अनूप वन, इसको दलदली वन भी कहते हैं। अनूप वन या बेलांचली वन को क्या कहते हैं, दलदलीय वन। देखिए भारत में किस जगह पाया जाता है, देखिए इसको मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ। ये देखिए ये वाला क्षेत्र है, ये देखिए ये बेलांचली वन है, ये वाला क्षेत्र बेलांचली वन वाला हो गया। ये देखिए ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है, उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है, अनूप वन या बेलांचली वन, अनूप वन या बेलांचली वन, इसको अनूप वन भी कहते हैं या बेलांचली वन या दलदली वन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से मैप में आपको मोटी मोटी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार के वन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। सदाबहार वन का मतलब जहाँ ज़्यादा बारिश होती वहीं वन सदा हरे भरे रहेंगे। तो इन वनों को क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। मैंने बताया था ये ग्लोब बना करके भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ये आपका कर्क रेखा है, मकर रेखा है। इसी के आसपास जो है जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ये वन भारत के अत्यधिक आर्द्र, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तथा उष्ण भागों में मिलते हैं, और गर्म प्रदेशों में, जहाँ ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो और जहाँ ज़्यादा गर्म प्रदेश हो वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। अब हम लोग उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लें, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो इनकी सापेक्षिक आर्द्रता कितनी होती है। इनकी सापेक्षिक आर्द्रता जो है 70% से अधिक होती है, मतलब मैक्सिमम होती है। जहाँ सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब आते हैं इनका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ भारत में है। तो मैप में हमने आपको बताया था असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय हो गया, मेघालय का क्षेत्र हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी तटीय मैदान। मतलब अगर ये भारत का मैप है तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो पोर्शन है लगभग नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में पाए जाते हैं ये वन, और दूसरा पश्चिम भारत में पाए जाते हैं वन। देखिए पश्चिम भारत वाले वन में पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, और नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा। ये असम है, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश है। असम के जब दक्षिण साइड में जाएंगे जितने भी स्टेट पड़ते हैं लगभग वहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, आप लोग इसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती हो। क्या होती हो, 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश, मतलब वार्षिक वर्षा, महीने वाली नहीं, वार्षिक वर्षा जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती हो वहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इनका औसत तापमान क्या होता है। औसत तापमान के विषय में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए औसत तापमान। कितना होना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए औसत तापमान। इनकी प्रकृति क्या होती है, किसकी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार की वन, ये अधिक सघन होते हैं तथा ऊंचे वन होते हैं। एक तो ऊंचाई पर पाए जाते हैं, दूसरा
इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही सघन वन होते हैं, बहुत हाई डेंसिटी वाले वन होते हैं। तो इनकी प्रकृति ये होती है, अवस्थिति इनकी क्या होती है, देखिए अत्यधिक आर्द्र तथा उष्ण भाग में पाए जाते हैं। हमने आपको बताया जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पर ये वन पाए जाते हैं। क्योंकि जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी वहाँ बारिश ज़्यादा होगी। अब आते हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य वृक्ष होते हैं। तो देखिए इसमें सिनकोना आता है, रबड़ आता है, सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, आबूनस, नारियल और बांस और आयरन वुड। इन पौधों को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, चूँकि पौधे पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिनकोना जो है किस प्रकार के वनों में पाया जाता है, या सिनकोना का पेड़ किस प्रकार का वन होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सिनकोना हो गया। देखिए आप रबड़ देखिए, रबड़ कहाँ पाया जाता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती, गर्मी होती, वही रबड़ की खेती होती है। महोगनी, एबोनी, आबूनस और नारियल, बांस, आयरन वुड, इस प्रकार के जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के पौधे होते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन होता है ये जो है इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, मतलब जो मानसून के समय यहाँ पर बारिश होती है। जैसे हर जगह, तो जैसे इसके पहले जो वन बताया वहाँ पर हमेशा बारिश होती रहती है, लेकिन ये वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ मानसून के समय बारिश होता है, उसके बाद बारिश नहीं होता है। तो वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए जब बसंत का समय आता है, पत्तियाँ झड़ती हैं पौधों में, ये जो है पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन भारत में बहुतायत पाए जाते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जब पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट यही है, क्योंकि जब पौधों की जल की मात्रा कम मिलने लगती है तो अपनी पत्तियों को पौधे गिराने लगते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन उतना मात्रा में ना हो पाए। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, पानी की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये लोग जो है बसंत के समय अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था नागफनी पौधे का आपको एग्जाम्पल दिया था, जो राजस्थान वगैरह क्षेत्र में रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं। उसमें जो उसकी पत्तियां कटीली होती है, कांटे होते हैं, वो इसीलिए होते हैं चूँकि वहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। जब पानी कम होती है तो पौधे क्या करते हैं, पानी को संरक्षित कर लेते हैं अपने लिए। भाई इस संसार में जितने भी जीव जंतु होते हैं सबको पानी की आवश्यकता होती है। तो वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पानी ज़्यादा खर्च होता है, इसीलिए पौधे जो है अपने पानी को संरक्षण करने के लिए इनकी जो पत्तियाँ होती है कांटेदार हो जाती है। उसी प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन होता है, जब मानसून के समय तो इसमें पत्तियाँ आ जाती हैं क्योंकि उसमें खूब वाष्पोत्सर्जन होता है। लेकिन जब पानी बरसना बंद हो जाता है, वाटर लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये पत्तियाँ जो है ये पौधे अपनी पत्तियाँ गिराने लग जाते हैं। वो इसलिए गिराते हैं ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद ना हो। देखिए प्रकृति की लीला जो है, लोग कहते हैं कि मानव ही बहुत ज़्यादा समझदार होता है, लेकिन पेड़ पौधों में भी आप देखिए कितनी समझ होती है कि अपने को पर्यावरण के अनुकूल किस प्रकार से ढालते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। तो अब आते हम लोग इसके विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन के विषय में कुछ विशेष जानकारी हम लोग लेते हैं। इसका जो विभाजन होता है वो जल के आधार पर होता है। एक तो जो होता है जल के आधार पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और एक होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, मतलब वहाँ ह्यूमिडिटी भी रहती है, लेकिन उसके बाद भी पौधे जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है।
और ऐसे पौधे जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती वहाँ पर क्या होता है, शुष्क पर्णपाती वन। तो जल के आधार पर जो है इनका विभाजन 2 भागों में किया गया है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब आइए इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के विषय में पहले चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के विषय में चर्चा करते हैं। तो जो शुष्क उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, इसमें वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर को 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात करते हैं, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था, उसमें औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। लेकिन जब पर्णपाती वन की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, औसत वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। अब आते हैं इसका विस्तार क्षेत्र। तो इसका विस्तार क्षेत्र आइए देखें हम लोग कहाँ से कहाँ तक है। मतलब जहाँ पर वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होता है, उसको हम लोग देखते हैं भारत में वो स्थान कहाँ कहाँ पर है। जहाँ जहाँ पर वह स्थान होगा वहीं वहीं पर क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाएंगे। तो जैसे उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का मैप देखेंगे तो जो उत्तर पूर्वी राज्य मतलब असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पे देखेंगे उत्तर पूर्वी राज्य वाला क्षेत्र आता है। यहाँ पर हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र हिमालय के गिरिपदीय क्षेत्र का कहने का क्या मतलब है, जब आप शिवालिक रेंज में आएंगे, मान लीजिए शिवालिक रेंज के जैसे ही दक्षिण में आप जाएंगे तो गिरिपदीय क्षेत्र पड़ता है। तो ये गिरिपदीय क्षेत्र जो भाबर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद कौन सा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है। इसको हम एक मैप के माध्यम से यहाँ समझा दें आपको। इसको एक मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करें तो ये देखिए दक्षिण पूर्व वाले उत्तर पूर्व राज्य वाले क्षेत्र हैं। कौन से? उत्तर वाले पूर्वी वाले राज्य। एक तो यहाँ पर पाए जाते हैं, दूसरा हिमालय का देखिए ये शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, इसके जो है दक्षिण में भाबर वाला क्षेत्र है यहाँ पर, और उसके बाद पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र देखिए आप, ये पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, यहाँ पर भी जो है क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वाले वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। एक तो उत्तर पूर्वी राज्य हो गया, ये देखिए उत्तर पूर्वी वाला राज्य हो गया। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फिर से मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप लोग इसको देखिए इसका विस्तार देखिए। जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये देखिए ये भारत है, ये देखिए इधर क्या है, उत्तर पूर्वी राज्य है जिसमें मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय ये सब हो गया। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। दूसरा मैंने आपसे चर्चा किया था कहाँ पे, हिमालय का जो गिरिपदीय प्रदेश है, देखिए शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय के आप इधर जाएंगे तो दक्षिण साइड में जाएंगे, जो भाबर वाला क्षेत्र है, इसी को गिरिपदीय प्रदेश भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। चूँकि हिमालय की पर्वत श्रृंखला है तो यहाँ बीच बीच में क्या होता है, बारिश होती रहती है। दूसरा देखिए ये आपका पड़ गया पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र हो गया। देखिए पश्चिमी घाट में भी जो है बारिश अधिक मात्रा में होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, बारिश भी होती, गर्मी भी होती। तो यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट के जो है पश्चिमी
सीधे पे नहीं, ये पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। जैसे पश्चिमी घाट का पर्वत हो गया, जैसे कलसूबाई हो गया, महाबालेश्वर हो गया, कलसूबाई हो गया, दोडा बेटा हो गया, तो ये इसका पश्चिमी किनारा, ये इसका पूर्वी किनारा है। तो पूर्वी किनारे वाले ढाल पर जो है कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है आपका कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा क्षेत्र में। देखिए उड़ीसा के क्षेत्र में भी जो है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वाला क्षेत्र है, इसमें वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भारत के किन किन जगहों पे वन पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया कि भारत में उन्हीं क्षेत्र में वन पाए जाएंगे जहां पर वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वाला होता होगा। तो मैप के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा कहाँ कहाँ होती है। अब हम लोग तीसरे बात पे आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु पर, कि इसमें कौन कौन से वृक्ष होते हैं, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष क्या है? सागौन का वृक्ष। सागौन हो गया, शीशम हो गया, महुआ हो गया। सागौन, शीशम, महुआ आप लोगों ने तो सुना ही होगा ना। तो सागौन, शीशम, महुआ, आंवला। आंवला बहुत महत्वपूर्ण पौधा होता है। आंवला देखिए, आंवला का फल बहुत फायदेमंद होता है। आंवला हो गया, कुसुम हो गया, और चंदन। चंदन देखिए कर्नाटक के क्षेत्र में चंदन के जंगल आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पर देखिए जंगलों में चंदन के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हो गए? फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सागौन, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम और चंदन। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, ये क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मतलब ये पत्तियां तो अपनी गिराते हैं, लेकिन वहाँ पर्याप्त मात्रा में ह्यूमिडिटी भी होती है। तो ये तो बारिश मानसून के समय होती है, एक बारिश होती है, बीच में थोड़ी थोड़ी वर्षा होती रहती है। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, वहाँ पर टेम्परेचर भी हमेशा एक समान बना रहता है, बारिश भी हमेशा होती रहती है। मतलब टेम्परेचर भी गर्म होता है, हमेशा साल भर गर्म रहता है, और साल भर बारिश भी होती रहती है। तो वह उसको कहते हैं सदाबहार वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। और इस प्रकार के वन बड़े घने होते हैं। लेकिन जो दूसरे नंबर पर वन होते हैं, जो अपनी पत्तियों को गिराते हैं, लेकिन देखिए एक बात और चीज़ आपको महत्वपूर्ण बात बता दूँ, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, ये अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, क्योंकि इनको पानी की कमी नहीं होती है। यहाँ पर साल भर बारिश होती है और साल भर गर्मी बनी रहती है, तो इनको पत्ती गिराने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ वाष्पोत्सर्जन हमेशा होता रहता है। लेकिन जहाँ ऐसे वन जहाँ मौसम में पानी बरसता हो, और मौसम मानसून के समय पानी बरसता हो, और उसके बाद जब मानसून चला जाए बारिश कम होता हो, तो वहाँ पे क्या होगा? जब तक तो बारिश होगा तब तक पौधों को तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता रहेगा। लेकिन जब बारिश नहीं होगा तो पौधों को क्या होगा? ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पत्तियों के द्वारा ही पौधे वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। तो इनको अपने जल को बचाना भी होता है, इसलिए क्या होता है कि एक मौसम में ही अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, फिर नई पत्तियाँ आने लगती हैं। तो पत्तियों को इसीलिए गिराते हैं ताकि इनका जल बर्बाद ना हो। तो ये क्या होते हैं? पर्णपाती प्रकार के वन होते हैं। और ये जो पर्णपाती प्रकार के वन होते हैं, इसको दो भागों में विभाजित किया गया। जो आर्द्र पर्णपाती प्रकार के वन होते हैं, वहाँ पर क्या होता है? बीच बीच में मानसून के अलावा भी थोड़ी बहुत बारिश होती रहती है, लेकिन फिर भी पौधे अपनी पत्तियां गिराते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं होती मानसून के बाद, बीच बीच में थोड़ी बहुत होती है, तो इसलिए उनको आर्द्र पर्णपाती वन कहते हैं। लेकिन जहाँ केवल मानसून के समय ही बारिश होती है, उसके बाद बारिश नहीं होती है, उनको क्या कहते हैं? शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। तो बी नंबर पे कौन आया? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अब आइए इसके विषय में जान लें। यहाँ पर क्या होती है? वार्षिक वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। लेकिन वही उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन की चर्चा करें तो यहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है।
लेकिन जब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की चर्चा करते हैं तो वहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो इस प्रकार से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में पहली बात तो वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है। अब हम ये देखते हैं कि 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा भारत में किन किन जगहों पर होती है। जहाँ पर ये वर्षा होगी वहीं पर जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाएंगे। आइए इनके विस्तार के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में, ये प्रायद्वीपीय पठार है। मान लीजिए प्रायद्वीपीय पठार है, ये देखिए प्रायद्वीपीय पठार है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। बहुत ऐसे क्षेत्र हैं। तो भारत का प्रायद्वीपीय पठार का भाग, फिर उत्तर प्रदेश का भाग, देखिए उत्तर प्रदेश वाला भाग है, बिहार का मैदानी वाला भाग है। यहाँ पर तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हो गए उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भाग। अब आते हम लोग यहाँ पे कौन कौन से प्रकार के पौधे या वृक्ष पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पौधे वृक्ष पाए जाते हैं? प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे अक्सलवुड हो गया, आप लोग इसको याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सल का वुड हो गया, तेंदू, पलास, देखिए तेंदू का पेड़, पलास का पौधा, इसकी देखिए पत्तियां बहुत ज़्यादा काम आती है। पलास के पौधे जो बीड़ी बनाई जाती है, आप लोग बीड़ी का नाम सुने होंगे स्मोकिंग के लिए, तो तेंदू और पलास के पत्तों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप देखिए तेंदू हो गया, पलास हो गया, पीपल के पौधे यहाँ होते हैं, नीम और साल के पौधे, नीम, साल, पीपल, पलास, तेंदू, अक्सलवुड, इस प्रकार के पौधे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के पौधे होते हैं या वृक्ष होते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब कटीले वन कहाँ पाए जाएंगे, आइए उसके विषय में चर्चा करते हैं। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा क्या होती है? 70 सेंटीमीटर से कम होती है। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियाँ और कई प्रकार की घासें पाई जाती हैं। आप लोग बबूल का पेड़ देखे होंगे, ध्यान दीजिए आप लोग, बबूल के पेड़ में देखिए कांटे बहुत होते हैं। तो ये इस प्रकार के अगर पेड़ पौधे जहाँ होंगे जहाँ पर पानी कम होगा और गर्मी अधिक होगी, जहाँ की ज़मीन बंजर होगी, वहाँ पे देखिए इस प्रकार के पौधे बहुत उगते हैं। तो क्या है, ये सब उष्णकटिबंधीय कटीले वन के क्षेत्र के अंतर्गत पौधे आते हैं। और यहाँ पर पानी कम होगा, अर्थात 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी। देखिए वार्षिक वर्षा क्या है? 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र जहाँ होंगे वहाँ पर कौन से प्रकार के वन होंगे? उष्णकटिबंधीय कटीले वन। अब आते हम लोग विस्तार देखते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय कटीले वन का क्षेत्र कहाँ कहाँ है। जैसे देखिए दक्षिण पश्चिमी पंजाब हो गया आपका, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, ये देखिए हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ वाला कुछ क्षेत्र हो गया, मध्य प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र हो गया, उत्तर प्रदेश का शुष्क क्षेत्र हो गया, अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया। देखिए मतलब अगर भारत का मैप देखिए आप लोग, ये देखिए ऐसे मोटा मोटा मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ। तो ये आपका क्या हो गया? पंजाब वाला क्षेत्र हो गया। दक्षिण पश्चिम पंजाब कहाँ है? ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण पश्चिम वाला पंजाब हो गया। इसी बगल हरियाणा है, हरियाणा वाला हो गया। फिर उसके बाद राजस्थान का क्षेत्र देखिए, ये राजस्थान का क्षेत्र हो गया। ये आपका गुजरात का क्षेत्र हो गया। ये उत्तर प्रदेश का अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया। ये देखिए उत्तर प्रदेश वाला अर्ध शुष्क क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार के क्षेत्र में क्या होता है? उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं।
अब आते हम लोग उष्णकटिबंधीय कटीले वन में कौन कौन प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मैं बहुत ही जोर दे कर के बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा होने वाला है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और मैं दावा कर रहा हूँ जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन ही रहेंगे, आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे ज़्यादातर। तो बहुत ही गंभीरता से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा हो। तो यहाँ पर क्या है, अकासिया, खजूर जिसको पाम भी कहते हैं, पाम की खेती देखिए, खजूर की खेती, खजूर, अकासिया, यूफोरबिया, बबूल। मैंने बताया ना, बबूल की खेती देखिए कहाँ होती है, बबूल के पेड़ कहाँ ज़्यादा होते हैं, जहाँ पानी कम होता है, 70 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे देखिए बबूल का पेड़ होता है। चूँकि वहाँ उसमें कांटे होते हैं, कांटे इसीलिए होते हैं ताकि वो वाष्पोत्सर्जन उसमें कम ज़्यादा ना हो। जिन पौधों की पत्तियाँ चौड़ी और बड़ी होती हैं वहीं पर पाई जाएगी जहाँ पर नीचे पानी ज़्यादा होगा। जहाँ पर पानी कम होगा वहाँ पर पौधों की पत्तियाँ बहुत बड़े आकार में नहीं पाई जाती हैं। तो बबूल हो गया, बेर हो गया, नागफनी का पौधा हो गया। आप लोग नागफनी का पौधा देखे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे प्रकार के पौधे जहाँ पाए जाते हैं उनको उष्णकटिबंधीय कटीले वन क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम लोग आगे आते हैं, बेलांचली या अनूप वन। बेलांचली या अनूप वन किसे कहते हैं? देखिए भारत में बेलांचली या अनूप वन या बेलांचली वन को एक ही वन कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में बेलांचली वन नाम दे करके पूछ सकता है, कभी कभी अनूप वन नाम दे करके पूछ सकता है। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, बेलांचली और अनूप वन एक ही वन होता है। इसका विकास मुख्यतः कहाँ होता है? आर्द्र भूमि क्षेत्रों में। ऐसी जमीनें जहाँ आर्द्रता हो, अर्थात दलदली क्षेत्र हो। जहाँ दलदली क्षेत्र होगा वहाँ पे इस प्रकार के वन पैदा होते हैं जिनको अनूप वन कहते हैं या बेलांचली वन कहते हैं। दूसरा कहाँ होगा दलदली क्षेत्र? डेल्टाई क्षेत्रों में होगा, नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वहाँ होता है। तीसरा कहाँ दलदली क्षेत्र होगा? समुद्र का किनारा जहाँ होगा, समुद्र तटीय स्थानों पर। यहाँ पर जो है किस प्रकार के वन पाए जाएंगे? अनूप या बेलांचली वन। मैंने आपको बताया था, देखिए उड़ीसा का कुछ क्षेत्र है, आप देखिए आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र है, कुछ पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है। यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं जो समुद्र तटीय इलाकों में, वहाँ पर क्या होते हैं, उन वनों को बेलांचली या अनूप वन कहते हैं। तो जैसे आप इसको थोड़ा सा सुंदर वन वाला क्षेत्र भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि सुंदर वन का क्षेत्र भी क्या है जो पश्चिम बंगाल में है, वो भी क्या है अनूप वनों के अंतर्गत रखा जा सकता है, क्योंकि वो भी दलदली वहाँ पर भी दलदल पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आइए आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये हो गया बेलांचली भूमि हो गया। अब हम आते हैं आर्द्र भूमि क्षेत्र के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं कि भारत में आर्द्र भूमि का क्षेत्र कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के पर्वतीय झीलें और नदियाँ, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत दलदली क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा आपका राजस्थान, गुजरात एवं कच्छ के लवणीय जल वाली भूमि, यहाँ पर भी जो है आर्द्र भूमि या नम भूमि वाला क्षेत्र पाया जाता है। इसको आर्द्र भूमि भी कह सकते हैं और या नम भूमि भी कह सकते हैं। जैसे राजस्थान का कुछ क्षेत्र है जहाँ आर्द्र भूमि पाया जाता है, गुजरात का कुछ क्षेत्र है, कच्छ का लवणीय वाला क्षेत्र, देखिए कच्छ का लवणीय वाला क्षेत्र ही है, देख लीजिए आप लोग। ये यहाँ पर जो है आर्द्र और नम भूमि पाए जाते हैं। उसके बाद गुजरात के पूर्व से राजस्थान और मध्य प्रदेश, उसके बाद गंगा के देखिए मैदानी भाग में स्थित ताजे जल वाला दलदली क्षेत्र है। गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली वाले क्षेत्र में। उसके बाद ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान तथा उत्तर पूर्वी भारत और हिमालयी गिरिपथ क्षेत्र में दलदली क्षेत्र
पाया जाता है, जिसको अनूप क्षेत्र कहते हैं। दलदली क्षेत्र को अनूप क्षेत्र भी कहते हैं और बेलांचली क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद देखिए भारत का पूर्वी तट, ये डेल्टाई क्षेत्र, ये भी आर्द्र भूमि। यहीं पर देखिए लैगून झील भी है। आपको पिछले वाले वीडियो में आप लोग वीडियो देखिएगा, लैगून झील पाए जाते हैं, ये भी दलदली क्षेत्र होता है। जैसे चिल्का झील बहुत फेमस झील है। चिल्का झील कहाँ पाया जाता है? आप लोग इसको बताइए। चिल्का झील उड़ीसा में पाया जाता है। ये भी जो है आर्द्र या अनूप क्षेत्र के अंतर्गत आता है, दलदली क्षेत्र है। फिर दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आर्द्र भूमि, ये भी जो है दलदली क्षेत्र है। फिर कहाँ पाया जाता है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन व अन्य आर्द्र भूमियाँ। अच्छा, जो दलदली क्षेत्र हैं इनको बेलांचली वन भी कह सकते हैं। यहीं पे मैंग्रोव वन भी होता है इनको एक प्रकार से मैंग्रोव वन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी खारापन होता है, नमकीन होता है। यहाँ पे जिस प्रकार के वन होंगे उनको मैंग्रोव प्रजाति भी कहा जाता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव वन के विषय में आइए जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि मैंग्रोव वन क्या है। मैंग्रोव वनस्पति लवणीय दलदली, जहाँ पर साल्ट ज़्यादा हो, दलदली क्षेत्र हो, ज्वारीय क्षेत्र हो। ज्वार में देखिए पानी खूब आता है। देखिए आपका गुजरात वाला पोर्शन जो है, ये देखिए ये ज्वारीय क्षेत्र भी है, जो समुद्र तटीय इलाका होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्वार का पानी आता है। ज्वार माने समुद्र का पानी जब उठता है तो उसको ज्वार कहते हैं। जब समुद्र का पानी समुद्र की तरफ जाने लगता है उसको भाटा कहते हैं। तो जब ज्वार समुद्र में आता है जिसका पानी स्थल भाग की तरफ और आगे बढ़ने लगता है तो यहाँ पे क्या होता है, क्षेत्र दलदली हो जाता है। तो लवणीय क्षेत्र, दलदली, ज्वारीय क्रीक, पंक माने भी कीचड़ होता है, पंक मैदानों तथा ज्वारनद मुख्य तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो सुंदरबन का क्षेत्र है, वहाँ पर बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, दलदली क्षेत्र पाया जाता है। आप लोग वहाँ पर अगर पर्यटन करने के लिए जाएंगे तो मैंग्रोव जंगल में क्या होता है, थोड़ी सी उसके विषय में चर्चा कर देता हूँ। वहाँ बंगाल की खाड़ी से स्टीमर के माध्यम से जाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब बंगाल की खाड़ी में ज्वार आता है तो उस ज्वार का पानी क्या होता है, वो सुंदरबन के क्षेत्रों में पानी जो है अंदर घुसने लगता है। जब पानी अंदर घुसने लगता है तो वहाँ पर लोग पर्यटन के लिए स्टीमर, उस पानी का सहारा लेके लोग जंगल के अंदर तक जो है, काफ़ी अंदर तक जो है स्टीमर की सहायता से वहाँ जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी दलदली क्षेत्र है। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है, लवणीय क्षेत्र है, तो वहाँ जो वनस्पति पाई जाती है मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पति होती है। वहाँ फिशिंग का काम भी खूब होता है फिशिंग का काम भी खूब होता है। और दूसरा लोग टाइगर वगैरह, बंगाल टाइगर वगैरह वहीं पर पाए जाते हैं। अब आते हम लोग विस्तार क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो विस्तार क्षेत्र के विषय में चर्चा करते हैं तो देखिए पश्चिम बंगाल का सुंदरबन वाला क्षेत्र है, सुंदरबन का डेल्टाई क्षेत्र, अभी मैंने आपसे चर्चा किया था। अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है। आप लोग अगर मैप देखेंगे तो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। फिर और कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, देखिए महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र है। अगर आप लोग मैप देखिए तो गोदावरी नदी देखिए इधर से पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है। ये कृष्णा नदी का डेल्टा क्षेत्र है, ये कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र है, ये महानदी का डेल्टा क्षेत्र है। ये जो डेल्टाई क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जो है वो मैंग्रोव प्रजाति की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद इस प्रकार की वनस्पति की विशेषता क्या होती है, अब हम लोग विशेषताओं के विषय में चर्चा कर देते हैं। एक प्रकार की वनस्पति होती है, ये पौधों की जड़ों का जल में डूबे रहना, चूँकि दलदली होती यहाँ पानी रहता है
तो यहाँ पौधे की जड़ जो है हमेशा जल में डूबी रहती है, हमेशा क्या होती है, जल में डूबी रहती। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसे पौधे जिनकी जड़ें हमेशा जल में डूबी रहती हैं, जहाँ पर खारापन पाया जाता है, किस प्रकार की वनस्पति होती है, तो वो क्या होती है, मैंग्रोव प्रकार की वनस्पति होती है। इनको मैंग्रोव नाम दिया गया है। फिर मैंग्रोव का नाम आ जाना ही आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ दौड़ जाना चाहिए कि एक तो दलदली भूमि होगा, दूसरा यहाँ का पानी खारा होगा, साल्टी ज़्यादा होगा, तीसरा यहाँ की जड़ क्या होगा, हमेशा वहाँ पर कीचड़ होगा, पंख होगा, वहाँ की जड़ें हमेशा कीचड़ में डूबी होंगी, कुछ ना कुछ पानी हमेशा होगा। तो इस प्रकार के पौधे जो होते हैं वो मैंग्रोव प्रजाति, उनको नाम ही दिया गया है। फिर सुंदरबन में देखिए सुंदरी वृक्ष की बहुलता होती है। सुंदरी वृक्ष की बहुलता के कारण ही इसका नाम क्या रखा गया, सुंदरबन रखा गया। सुंदरबन कहाँ है, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश दोनों में जगह पर है। और ये पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की एक प्रकार से बॉर्डर लाइन भी है। अब आते हम लोग पर्वतीय वन के विषय में चर्चा करते हैं। पर्वतीय वन के विषय में देखिए चर्चा करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में आने वाली कमी के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति के वितरण में भी परिवर्तन होता है। इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि जब बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने लगता है। तो जहाँ टेम्परेचर डाउन होगा वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, क्योंकि वनस्पति दो चीज़ों पे ज़्यादा निर्भर करती है, एक तो टेम्परेचर, दूसरा वर्षा। तो जहाँ जैसा टेम्परेचर होगा, जैसी बारिश होगी, उसी प्रकार की वनस्पति वहाँ पाई जाती है। तो पहाड़ी क्षेत्रों पे क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। तो आइए हम लोग यहाँ के विषय की वनस्पतियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो पर्वतीय वनों का विभाजन जो है वो 4 प्रकार से किया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन। कौन सा है, पर्वतीय उपोष्णकटिबंधीय वन, उपोष्णकटिबंधीय वन। दूसरा क्या है, पर्वतीय समशीतोष्ण वन। पहला उपोष्णकटिबंधीय वन हो गया, दूसरा पर्वतीय समशीतोष्ण वन हो गया, तीसरा क्या हो गया, अल्पाइन वन हो गया, और चौथा क्या हो गया, उप अल्पाइन वन। ये 4 प्रकार में बांटा गया है। ये पर्वतीय वनों का विभाजन है, कोई और दूसरा वन आप न समझ लीजिएगा। अब पर्वतीय वनों का जो है, पर्वतीय उपोष्ण वनों के विभाजन के विषय में चर्चा करते हैं। ये देखिए पहला वाला पर्वतीय उपोष्ण वनों का, इसका भी विभाजन होता है। इसका विभाजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से होता है। कौन कौन से, चौड़ी पत्ती वाले वन, पाइन वन और शुष्क सदाबहार वन। ये 3 प्रकार से वन पाए जाते हैं यहाँ पे। कौन कौन से, चौड़ी पत्ती वाले वन, दूसरा कौन हो गया, पाइन वन, और तीसरा कौन हो गया, शुष्क सदाबहार वन। अब आते हैं हम लोग कौन से, अब एक एक वनों के विषय में चर्चा करते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वनों के विषय में आइए जानते हैं। ये पर्वतीय वन होता है। आइए कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी हिमालय में, पूर्वी हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय कहाँ है, पूर्वी हिमालय इधर आपका जो असम वाला क्षेत्र है, देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम का जो क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है, वहाँ पर है। तो चौड़ी पत्ती वाले वनों की, ये पूर्वी हिमालय का क्षेत्र हो गया। हाँ, दूसरा और कौन सा है, पश्चिमी घाट और शांत घाटी के प्रमुख वृक्ष। यहाँ पर भी जो है पर्वतीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट और शांत घाटी के प्रमुख वृक्ष है। अब देखिए पूर्वी हिमालय में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ओक हो गया, एल्डर हो गया। इन पौधों को आप लोग, वृक्षों को याद कर लीजिए, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नहीं याद करेंगे तो पछताना आपको पड़ेगा। तो इसलिए ओक हो गया, एल्डर हो गया, चेस्टनट हो गया, बर्च हो गया और चेरी हो गया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ओक, एल्डर, चेस्टनट, बर्च और चेरी, ये पूर्वी हिमालय के चौड़ी पत्ती वाले वन हैं। और पश्चिमी घाट जो शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। पश्चिमी घाट और शांत घाटी की जो प्रमुख वृक्ष है, वहाँ पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं,
पुष्पार वृक्ष, दालचीनी वाले, देखिए दालचीनी का पौधा जो हम लोग मसालों में दालचीनी का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, रोडोडेंड्रोन का पौधा आता है, रोडोडेंड्रोन का पौधा। फिर सुगंधित घासें, इस प्रकार के वृक्ष आते हैं। अब आइए हम लोग पाइन वनों के विषय में चर्चा करते हैं। ये सब पर्वतीय वन है। इसके जो है पाइन वनों का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। देखिए शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों में, मतलब शिवालिक पर्वत का ऐसा क्षेत्र जहाँ ढाल शुष्क हो, तो शिवालिक पर्वत के शुष्क ढालों वाले क्षेत्र में। दूसरा क्या है, पश्चिमी एवं मध्य हिमालयी क्षेत्र में। और तीसरा क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, गारो, खासी, नागा, मणिपुर की पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर जो है ये वन पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं, चीड़ हो गया, ओक हो गया, रोडोडेंड्रोन हो गया, पाइन हो गया, आद हो गया, इनके प्रमुख वृक्ष हो गए। अब आते हैं अल्पाइन वन। अल्पाइन वनों का विभाजन जो है दो प्रकार से किया गया है। कौन कौन से, नम अल्पाइन वन, शुष्क अल्पाइन वन। ऐसे अल्पाइन वन जहाँ पर थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, और ऐसे अल्पाइन वन जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं होती है। पर्वतीय क्षेत्र में भी ऐसे बहुत जगह क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, जैसे गर्म क्षेत्र में भी हमने आपको पहले बताया था कि जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, और ऐसे क्षेत्र जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती है। उसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में भी ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ ह्यूमिडिटी होती है, और ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो जहाँ ह्यूमिडिटी होती है वहाँ का विस्तार, वो ऐसा कौन कौन सा स्थान है, जैसे हिमालय में सभी स्थानों के साथ साथ भारत म्यांमार सीमा के निकटवर्ती उच्च पहाड़ियों पर अधिकतर हिमालय का क्षेत्र इसमें जो है कवर करता है। इसमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं कौन सी हैं, छोटी झाड़ियाँ, काई आप लोग जानते होंगे जहाँ काई लग जाता है, फर्न, फिर रोडोडेंड्रोन आदि, बर्च, इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और जहाँ पे जो है शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पे देखिए इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है, 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई वाले तक। जब हम 3000 से 4900 मीटर की ऊंचाई में जाते हैं तो वहाँ पर शुष्क अल्पाइन वन पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर जूनिफर, मधुमालती वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जूनिफर और मधुमालती प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। फिर आते हैं हम लोग उल अल्पाइन वाले वन की चर्चा करते हैं। इसके विषय में आइए कुछ विशेष चीज़ें जान लेते हैं। उल अल्पाइन वन, सबसे पहले हम इसका जानते हैं कि इसका जो है विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, विस्तार के विषय में चर्चा करते हैं तो जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का एरिया। आप भारत के मैप में देखिए, ये जम्मू कश्मीर ऐसे ऐसे जाएंगे, ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। तो ये जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल तक के प्रदेश के क्षेत्र में जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, उल अल्पाइन वन। इनकी ऊंचाई 2900 से 3500 मीटर तक होती है। ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई का विशेष ध्यान दीजिएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के हिसाब से ही वनों का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो ऊंचाई का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ लोगों को लगता होगा ऊंचाई से क्या मतलब है, ऊंचाई से बहुत मतलब होता है। तो 2900 से 3500 तक मीटर तक की ऊंचाई के बीच में जो है इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अब आते हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं कि कौन सी प्रमुख वनस्पतियाँ यहाँ पाई जाती हैं। तो एक पश्चिमी हिमालय हो गया, एक पूर्वी हिमालय हो गया। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तरांचल वाला जो क्षेत्र होता है, हिमाचल प्रदेश वाला, ये पश्चिमी हिमालय में आते हैं। और जो आपका सिक्किम, मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब वाला जो हिमालय वाला क्षेत्र है ये पूर्वी हिमालय में आता है। तो पश्चिमी हिमालय में कौन आता है, जूनिफर आता है, रोडोडेंड्रोन आता है, बिलो आता है, फालसेब आता है। ये आते हैं पूर्वी पश्चिमी हिमालय के पौधे हैं। कौन से, जूनिफर हो गया, रोडोडेंड्रोन हो गया, बिलो हो गया, फालसेब हो गया।
और पूर्वी हिमालय में लाल फर हो गया, काला जूनिफर हो गया, लाल फर, काला जूनिफर, बर्च मतलब भोजपत्र, भोजपत्र का पौधा देखिए जिसको बर्च के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही फेमस होता है भोजपत्र का पौधा। तो भोजपत्र का पौधा जो है पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमने जो है आपको प्राकृतिक वनस्पति के विषय में सारी चीज़ें बता दी, और जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। जो इस बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ये तय मान के चलिए कि उनको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। इस पर और अपने दोस्तों को भी, अपने मित्रों को भी शेयर करिए, और हो सके आपकी इच्छा हो तो इसको जो है सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।